देखिए, a beaker filled with aqueous zinc sulfate solution. A beaker filled with aqueous zinc sulfate solution and dipped with zinc rod. यह एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक रॉड इसमें डिप कर दी गई है. सच अ डिवाइस, सच अ सेटअप, वी कॉल इट जिंक हाफ सेल. इसे हम कहते हैं जिंक हाफ सेल. जिंक हाफ सेल की खास बात, इसमें ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल जिंक के एटम हैं जो कि रॉड पर मौजूद है और इसमें ढेर सारे रिड्यूसिबल जिंक के आयन भी हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है. एक्वस सॉल्यूशन में ढेर सारे रिड्यूसिबल जिंक आयन है और जिंक इलेक्ट्रोड पर ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल जिंक के एटम. ऐसे डिवाइस को, ऐसे सेटअप को हम जिंक हाफ सेल कहते हैं. अब हम कहते हैं इस जिंक हाफ सेल में जिंक एटम की, ये जो इलेक्ट्रोड पर जिंक के एटम है, इनकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी. जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होना मतलब क्या? यह जो मेटल पर जिंक है, ये जो मेटल रॉड है, इस पर जो जिंक के एटम है, ये ऐसा चाहते हैं कि इनसे कोई दो इलेक्ट्रॉन ले ले और जिंक आयन बनके सॉल्यूशन के अंदर चले जाए. तो सॉल्यूशन के अंदर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना चाहते हैं और सॉल्यूशन के अंदर ये आयन के फॉर्म में ही जा सकते हैं. और ये आयन के फॉर्म में तब होंगे जब इनसे कोई दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. और ये ऐसा कर सकते हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर छोड़कर और जिंक आयन बन के सॉल्यूशन के अंदर जा सकते हैं. ऐसा जिंक के मेटल एटम कर सकते हैं. कैसे? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को रॉड पर ही छोड़ देंगे, रॉड के सरफेस पर. रॉड के सरफेस पर वैसे ही ढेर सारे सरफेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जिंक के एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन के अंदर जा सकते हैं और यह फिनोमेना कर सकते हैं. एंड दिस वुड बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. And we denote it in this manner, E of Zn 2 Zn2 positive. हम कहते हैं जितने भी जिंक के एटम हैं, उन सभी जिंक के एटम की यह टेंडेंसी समान है, एक जैसी है, सबकी बराबर है. अब एक जिंक का एटम, पहला जिंक का एटम, वो अपनी इस टेंडेंसी की वजह से, अपने इस पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है. कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है? वह अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ता है और स्वयं जिंक आयन बन के सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है. इस तरह से पहला जिंक का एटम ऑक्सीडाइज हो गया. क्यों हुआ? उसकी इच्छा थी, उसकी टेंडेंसी थी, उसकी पोटेंशियल था. वो चाहता था ऑक्सीडाइज होना और चूंकि चाहता था इसलिए हो गया. उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़े और जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन के अंदर चला गया. मगर जब
ऐसा हुआ तो देखिए वहां क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रोड पर जिंक एटम के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इन सरप्लस इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन के चले जाने से पॉजिटिव पोटेंशियल। वहां पर चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया, चार्ज डिफरेंशियल डेवलप हो गया। इस तरह से जब चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। मैं कहूंगा सॉल्यूशन और रॉड के बीच में एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैं रिवर्स क्यों कह रहा हूं? मैं रिवर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये इस फिनोमेना को अपोज करेगा। अगला जब जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा अपनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से, तो ये पोटेंशियल उसको अपोज करेगा। अब अगला जब जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज उस जिंक आयन को खींचेगा दोबारा, सॉल्यूशन का जिंक आयन उसे आने नहीं देगा। वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, मगर अभी यह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कोई खास नहीं है। अभी जिंक एटम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी खासी है, इसलिए दूसरा जिंक का एटम भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरा जिंक का एटम भी ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक आयन बन के सॉल्यूशन के अंदर चला गया। इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ गया, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज और भी बढ़ गया, चार्ज सेपरेशन बढ़ गया, चार्ज डिफरेंशियल बढ़ गया। इस वजह से रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बढ़ गया। पहला जिंक का एटम जब ऑक्सीडाइज हुआ तो उसे किसी तरह से कोई अपोजिशन नहीं मिला, वो बड़ी कंफर्टेबली बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा जिंक का एटम जब ऑक्सीडाइज हुआ तो उसको इलेक्ट्रोड की तरफ से भी अपोजिशन मिला, सॉल्यूशन की तरफ से भी अपोजिशन मिला। अब तीसरा जिंक का एटम, उसकी भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना पहले जिंक एटम का उतना ही दूसरे जिंक एटम का, उतना ही तीसरे जिंक एटम का, उतना ही सभी जिंक एटम का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सभी जिंक एटम का एक समान एक जैसा है, क्योंकि सभी जिंक के एटम आइडेंटिकल है। सभी जिंक के एटम आइडेंटिकल है, इसलिए सभी जिंक के एटम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समान है। मगर जब ऑक्सीडाइज होने जाएंगे तो पहला जिंक का एटम उसको कोई अपोजिशन नहीं, दूसरे जिंक के एटम को थोड़ा अपोजिशन मिला, तीसरे जिंक एटम को और भी ज्यादा अपोजिशन मिलेगा। मगर फिर भी क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी काफी अधिक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी अधिक है, तो काफी अधिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने की वजह से अपोजिशन अभी उतना भी डेवलप नहीं हुआ है। तीसरा जिंक का एटम भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह से जिंक के एटम अपने ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की वजह से ऑक्सीडाइज होते जाएंगे, और जैसे जैसे जिंक के एटम ऑक्सीडाइज होते जाएंगे इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाएगा कि अब जब अगला जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काफी अधिक बढ़ चुका है, और इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब जब अगला जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो इलेक्ट्रोड का ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देता। सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन को अपने अंदर नहीं आने देता। हम कहते हैं द रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। द रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, इट्स sufficient to prevent any further oxidation of zinc.
ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम कहते हैं दैट electrostatic potential between solution and electrode is equal and opposite to oxidation potential of zinc, and in that situation the dynamic equilibrium establish। अब वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और बैकवर्ड रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि वहां रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। अब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर यदि किसी भी समय 4 जिंक के एटम ऑक्सीडाइज हुए तो उसी समय 4 जिंक के आयन रिड्यूस भी हो जाएंगे। जिंक के एटम ऑक्सीडाइज होंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से, और जिंक के आयन रिड्यूस होंगे रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से। हम कहते हैं इन दिस कंडीशन रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल एंड अपोजिट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इट्स जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी फर्दर ऑक्सीडेशन। हम कहते हैं इस कंडीशन पर यदि हम किसी तरह से इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर दें, इस कंडीशन पर यदि हमने इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लिया, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में डेवलप हुआ है, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। वी डिनोट इट लाइक दिस। वी यूज्ड टू से इट्स this oxidation potential of zinc is reverse electrostatic potential at dynamic equilibrium condition. It's equal to reverse electrostatic potential at dynamic equilibrium condition. It's equal to reverse electrostatic potential at dynamic equilibrium condition in half cell। किसी तरह से यदि हमने मेजर कर लिया तो वही हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ऑल्दो इसे हम हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल पैरामीटर। डिपेंड्स ऑन first, concentration of ions. Second, it depends on temperature, and thirdly, it depends on pressure। ये जो हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। It depends on concentration of ions participating or ions involved। It also depends on temperature, it also depends on pressure। In order to account for these 3 factors, we used to conceptualize the standard condition of a standard half cell। यदि हम 1 molar aqueous zinc sulfate ले लें, 1 molar aqueous zinc sulfate ले लें, इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रखें। इसे यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रखें, then zinc half cell to get this condition would be called a standard zinc half cell।
स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल। इस कंडीशन पर लिए गए जिंक हाफ सेल को 1 मोलर aqueous zinc sulfate solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atmosphere pressure। इस कंडीशन पर यदि हम यह डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन करते हैं और उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर यदि हम रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर करते हैं, then that reverse electrostatic potential would be called the standard oxidation potential of zinc. The standard oxidation potential of zinc, and we denote it in this manner: E naught of Zn to Zn2 positive। E naught लगा दिया जाता है। This is oxidation potential of zinc at any random condition of temperature, pressure and concentration, while this is oxidation potential of zinc at standard condition of temperature, pressure and concentration. They may be related by Nernst equation. We have got Nernst equation relate oxidation potential at any random condition with oxidation potential at standard condition in this manner: E of Zn to Zn2 positive is equal to E naught of Zn to Zn2 positive minus RT by NF ln of equilibrium constant definition of this reaction: zinc ion upon metallic zinc। Or I may rewrite in this manner: E of Zn to Zn2 positive is equal to E naught of Zn to Zn2 positive minus 2.303 RT by NF log of zinc ion concentration upon zinc। हम कहते हैं n is number of electron transferred. Here n is number of electron transferred, that is 2. Active mass of zinc is 1। मेटालिक जिंक का एक्टिव मास हमेशा 1 लिखा जाता है। F is Faraday's constant। F is 96500 coulombs per Faraday। Now at 25 degrees centigrade, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड यह पूरी चीज एक कांस्टेंट है। जनरली किसी भी सेल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा जाता है। जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होती है। तो 2.303 यह एक कांस्टेंट हो गया, RT एक कांस्टेंट हो गया, अपॉन F एक कांस्टेंट हो गया। हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं 0.0591।
we may rewrite the oxidation potential of zinc at any random condition as the standard oxidation potential of zinc minus 0.0591 n log of zinc ion concentration upon 1. Put it down. This is how we relate half cell oxidation potential of any oxidizable species at 25 degrees centigrade. This is at any random temperature. This is a generalized expression. We call it Nernst equation. किसी भी ऑक्सीडाइजेबल स्पेशीज के लिए इस तरह से हम हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं। ये ऑल्दो मैंने जिंक के लिए करके दिखाया है, मगर यह काम किसी भी तरह के ऑक्सीडाइजेबल स्पेशीज मैं इसी समय छोटे से में बताता हूं। If P is a oxidizable species and it may undergo oxidation by releasing n electrons, if P is any oxidizable species और P ऑक्सीडाइज होते समय n इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, n की वैल्यू 1, 2 या 3 कुछ भी हो सकती है। जैसे सोडियम के लिए 1 हुई, मैग्नीशियम के लिए 2 हुई, एल्यूमिनियम के लिए 3 हुई। इस तरह से ऑक्सीडाइजेबल स्पेशीज कुछ n इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। P की इस टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ P। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ P। इसे डिटरमाइन करने का साधारण सा तरीका होगा कि हम एक P हाफ सेल बनाएंगे। P हाफ सेल बनाने के लिए क्या करना है, हमको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें ढेर सारे P प्लस N आयन हो, जैसे कि PClN, PClN। इसमें P प्लस N आयन ढेर सारे होंगे और इसमें P की इलेक्ट्रोड डिप कर देना। इसे कहा जाएगा P हाफ सेल। इस P हाफ सेल में हम कहेंगे P की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, और यदि P की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो P ऑक्सीडाइज होंगे। कैसे ऑक्सीडाइज होंगे? P अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर जाएंगे और वह ऑक्सीडाइज होते जाएंगे। ऑक्सीडाइज होकर वह सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। यह P इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहे हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। मगर जैसे जैसे P ऑक्सीडाइज होंगे वैसे सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इस वजह से सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज सेपरेशन और चार्ज डिफरेंशियल क्रिएट होएगा। इस वजह से वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होएगा। हम इसे रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज P प्लस N को दोबारा खींचेगा और सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज P प्लस N को अपने अंदर आने नहीं देगा। तो वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और खास बात, यह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो फिक्स है, मगर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और इस तरह से P रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बढ़ते जाने से अल्टीमेटली एक डायनामिक
इक्विलिब्रियम कंडीशन तो एस्टैब्लिश होगी, अल्टीमेटली एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश होगी। उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम कहेंगे इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में आपको रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर करना है। वह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी होएगा, जिसे आप इस तरह से डिनोट कर दोगे। उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो भी कुछ रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिख रहा है वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी कहलाएगा। आप उसे मेजर कर लीजिए। खास बात, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी आया है ये कोई फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यह वैल्यू डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पर कि आपने क्या पीसीएलएन का कंसंट्रेशन लिया है, क्या टेम्परेचर कंडीशन रखी है और क्या प्रेशर कंडीशन। इस बात को अकाउंट करने के लिए यदि हम 1 मोलर पीसीएलएन ले ले, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख दें और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यदि हम रख दें, इस कंडीशन पर यदि हमने जिंक हाफ सेल, यदि हमने पी हाफ सेल बनाया तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड पी हाफ सेल। इसे स्टैंडर्ड पी हाफ सेल कहा जाएगा। और इस स्टैंडर्ड पी हाफ सेल में हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश कर लिया। इसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर कर लिया। तो उस रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? इट वुड बी डिनोटेड एज ई नॉट ऑफ पी टू पी प्लस एन। फिर हम कहते हैं कि दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी measured at any random condition, and this is oxidation potential of P measured at standard condition. Standard condition means 1 molar concentration of participating ions, 25 degrees centigrade and 1 atmosphere pressure. These two values may be related by Nernst equation. We have got Nernst equation which relate oxidation potential of P at any random condition with standard oxidation potential of P in this manner. E of P to P plus N at any random condition is equal to E naught of P to P plus N minus RT by NF ln of equilibrium constant definition of this reaction P plus N upon P. Or we may rewrite E of P to P plus N is equal to E naught of P to P plus N plus 2.303 RT by NF log of P plus N to P. यदि P मेटल है तो उसका एक्टिव मास 1 लिख दिया जाएगा। P यदि मेटल है तो उसका एक्टिव मास 1 लिख दिया जाएगा। यदि वो कोई गैस है या कोई चीज है तो उसका कंसंट्रेशन या उसका पार्शियल प्रेशर। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो इस रिएक्शन में दिख रहे हैं। और खास बात, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यह जो 2.303 इंटू RT बाय F यह वैल्यू फिक्स होती है 0.0591। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। ऐसा ही सिस्टम में R की वैल्यू 8.31 सब्स्टिट्यूट करेंगे, T की जगह 298 सब्स्टिट्यूट करेंगे, F की जगह 96500। हम यदि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये बात साफ साफ दिखने लगेगी। 2.303 R की जगह 8.31
टी की जगह 298 अपॉन 96500। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लिख सकेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी माइनस 0.0591 by n log of p plus n upon p. In this manner, we may conceptualize oxidation potential of any oxidizable species. We denote it in this manner, we relate it in this manner, we may measure it in this manner, we conceptualize it by constructing p half cell. In the similar fashion, let me conceptualize reduction potential. यहां तक लिख लीजिए।